बनी इंसान ने अपनी सहूलत के लिए ना जाने क्या कुछ किया। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कभी जानवरों पर सफर किया तो कभी वक्त गुजरने के साथ साथ मुख्तलिफ इजादात सामने आई। उन्हीं इजादात में हवाई जहाज भी है। जिद्दत ने अब हवाई जहाजों का सफर इंतहाई तेज, आसान और महफूज तर बना दिया है। मगर इसके बावजूद अब तक कई ऐसे हादसा पेश आए हैं जिनमें सैकड़ों लोग अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। अगर हम बात करें पाकिस्तान में होने वाले फिजाई हादसा की तो सबसे बड़ा हादसा 28 दिसंबर 1992 को खटमंडू में पेश आया, जहां पीआईए की परवाज पहाड़ों से जा टकराई, जिसमें 155 मुसाफिर हलाक हुए। 1965 से लेकर 2016 तक 12 तैयारे तबाह हुए और कई अफराद अपनी जान की बाजी हार गए। इनमें कुछ तैयारे मुल्क की हदूद और कुछ बैरून मुल्क की हदूद में गिर कर तबाह हुए। पाकिस्तानी तारीख का पहला हवाई जहाज का हादसा 20 मई 1965 को बैरून मुल्क पेश आया। उस हादसे का शिकार होने वाली पीआईए फ्लाइट नंबर 705 बोइंग 720 काहिरा से लंदन के इफ्तिताही रूट पर थी। ये जहाज काहिरा एयरपोर्ट पर लैंडिंग करते हुए तबाह हो गया था। उस हादसे में 124 अफराद जाँ बहक हुए थे, जिसमें 22 सहाफी भी शामिल थे। इसी तरह दूसरा हादसा फोकर तैयारे F-27 का था, जो 6 अगस्त 1970 में पेश आया, जिसमें 30 अफराद जाँ बहक हुए। तीसरा हादसा 8 सितंबर 1972 को फोकर तैयारे को पेश आया। जहाज में सवार 26 अफराद जान की बाजी हार गए। 26 नवंबर 1979 को पीआईए का बोइंग 707 फ्लाइट नंबर 740 को हादसा पेश आया, जिसमें 154 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए। 17 दिसंबर 1988 को पाकिस्तान एयरफोर्स का जहाज C-130 बहावलपुर के करीब गिरकर तबाह हो गया। जहाज में सवार पाकिस्तान के उस वक्त के सदर जनरल ज़ियाउल हक अपने 28 साथियों समेत जाँ बहक हो गए। एक और हादसा 23 अक्टूबर 1979 को पीआईए फोकर F-27 को पेश आया। इसके बाद 25 अगस्त 1989 को पीआईए का फोकर तैयारा PK-4040 गिलगित के करीब बर्फपोश पहाड़ों में गिरकर लापता हो गया। 27 साल गुजरने के बावजूद जहाज का मलबा और लाशें न मिल सकी। जहाज की तलाश में 73 इमदादी मिशन भेजे गए, जो नाकाम रहे। 28 सितंबर 1992 को पीआईए की एयरबस A300 फ्लाइट नंबर 268 नेपाल के दारुल हुकूमत खटमंडू से सिर्फ चंद मिनट की दूरी पर बादलों से ढके हुए पहाड़ों से टकरा कर तबाह हो गई। हमले के 12 अफराद समेत 155 मुसाफिर हलाक हो गए। इस हादसे की वजह जहाज की मुकर्ररा बुलंदी से तकरीबन 1600 फुट नीचे परवाज थी। 1992 के सानहे के 14 साल बाद 10 जुलाई 2006 को एक और अफसोसनाक हादसा पेश आया। पीआईए का फोकर तैयारा F-27 फ्लाइट नंबर 688 फिजा में बुलंद होने के 10 मिनट बाद मुल्तान के करीब खेतों में गिरकर तबाह हो गया। लाहौर जाने वाली इस फ्लाइट में अमले के 4 अरकान के अलावा 41 मुसाफिर जाँ बहक हुए। 28 जुलाई 2010 को निजी एयरलाइन एयरब्लू का जहाज एयरबस A321 इस्लामाबाद के करीब मालगला की पहाड़ियों में गिरकर तबाह हो गया। कराची से आने वाली फ्लाइट में अमले के अरकान समेत तमाम 152 अफराद जाँ बहक हो गए। 20 अप्रैल 2012 को भोजा एयर बोइंग तैयारा 737 कराची से इस्लामाबाद आते हुए हादसे का शिकार हुआ। उस वाक़े में 127 अफराद जाँ बहक हुए। अब हाल ही में 7 दिसंबर 2016 होने वाले हादसे में पीआईए का जहाज 4280 चतराल से इस्लामाबाद आते हुए हवेलिया के मकाम पर गिरकर तबाह हो गया, जिसमें मुल्क के नामवर मजहबी स्कॉलर जुनैद दमशेद समेत 48 अफराद जाँ बहक हुए। एक वक्त ऐसा था कि पीआईए दुनिया की नंबर 1 एयरलाइन शुमार की जाती थी और लोग पीआईए पर सफर करने को तरजीह देते थे, मगर गुज़िश्ता कई सालों से दुनिया की नंबर 1 एयरलाइन संभल नहीं पा रही। इन तमाम हादसा के बावजूद बहुत से सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब कभी न मिल सका। हुकूमत को चाहिए कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन के मुकर्रर करदा कवानीन की पासदारी करते हुए जहाजों की मेंटेनेंस और बर वक्त देखभाल करें ताकि हादसा से बचा जा सके। सर, पहले तो ये बताइएगा कि फ़िज़ाई हादसात की बड़ी वजूहात क्या हैं, क्यों हम फ़िज़ाई सफ़र को आज तक महफूज नहीं बना सके? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन। मैं समझता हूँ 2 बड़ी वजूहात हैं। एक तो ये कि जब सेफ्टी पे कंप्रोमाइज़ किया जाता है, ठीक है, क्योंकि सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं बने हुए और वो पढ़ाए भी जाते हैं, बुक में लिखे हुए हैं, और जब आप अकॉर्डिंग टू बुक नहीं चलते और किसी न किसी वजह से आप कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं, चाहे उसमें आपका कोई टाइम फैक्टर मसला हो, कोई मैन पावर मसला हो, कोई ज़ाती मजबूरी हो, कोई किसी स्टेशन से किसी स्टेशन पे जल्दी पहुंचना हो किसी वजह से, तो उसमें ये
सेफ्टी पे कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। ठीक है। दूसरा यह है कि जब वेदर के साथ आप खेलते हैं, वेदर के साथ दूसरे मानों में कह लें कि पंगा लेते हैं, तो एक्सीडेंट्स होते हैं। ठीक है। वेदर के साथ कभी प्ले नहीं करना चाहिए। अगर वेदर है ऐसा रफ वेदर है, आप फ़्लाइट को डाइवर्ट कर लें, आप कैंसिल कर लें फ़्लाइट को। ठीक है, उसमें प्रॉब्लम्स होते हैं, आपको पैसेंजर्स की देखभाल करनी पड़ती है, पैसेंजर्स को आपको होटलों में ठहराना पड़ता है, बहुत सारे कमर्शियल उसमें एस्पेक्ट्स हैं लेकिन मैं नहीं समझता कि वो किसी की जान से इम्पोर्टेंट। इंजीनियरिंग वालों को या पायलट को उसके ऊपर कंप्रोमाइज़ करना चाहिए, मैं नहीं समझता। और जब भी आप इन दो चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ करेंगे तो यू विल हैव टू हैव इट। अच्छा, आपने कहा कि जो मेन वजह है वो सेफ्टी सेफ्टी पे कंप्रोमाइज़। ये किसकी जिम्मेदारी है? मतलब जाहिर है कि एक पूरी टीम इस पर काम करती है, ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? ये जो हादसात होते हैं, कई लोगों की जानें चली जाती हैं, सैकड़ों लोग अभी तक हादसात में जो है वो अपनी जान गंवा बैठे, आखिर जिम्मेदारी किसको लेनी है ये कि उसने सेफ्टी पर जो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं? देखें, सेफ्टी पे कंप्रोमाइज़, देखें हर एक का अपना एक रोल जो है ना वो मुतय्यन है अदारे में। इंजीनियर को अपना काम करना है, पायलट को अपना काम करना है, जो बाकी ग्राउंड स्टाफ है उनको अपना करना है, केबिन वालों ने अपना करना है, इंजन वालों ने अपना करना है, फ्यूलिंग वालों ने अपना करना है, हर एक ने अपना अपना काम करना है। और ये 12-14 अदारे हैं डिफरेंट, जो जब मुकम्मल अपना काम करते हैं और अपना वो सर्टिफिकेट लेते हैं और देते हैं तो फ़्लाइट जो है इस काबिल होती है कि वो डिपार्ट कर सके। अब ज़िम्मेदारी तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की है, उसकी जो तकनीकी ख़राबियाँ जो है उनको चेक करना या दूर करना, पॉइंट आउट करना जो है वो पायलट की ज़िम्मेदारी है। ठीक है। बिकॉज वो चला रहा होता है जहाज़ को। जहाज़ के अंदर एक दो बुक्स होती हैं, एक को कहते हैं टेक लॉग और एक होती है वॉयज बुक। ठीक है। वॉयज बुक तो जनरल होता है कि कोई भी एन रूट आपको कोई इंसिडेंट, कोई पैसेंजर्स का प्रॉब्लम, कोई दूसरा तीसरा, कोई भी एनीथिंग अकर ड्यूरिंग योर वॉयज, ड्यूरिंग योर जर्नी, सो यू हैव टू लॉग इट डाउन जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन और नेसेसरी एक्शन। टेक लॉग जो होती है उसमें आपको जो टेक्निकल प्रॉब्लम नज़र आता है, जो आप फेस कर रहे होते हैं, जैसे आप रोड के ऊपर गाड़ी चला रहे हैं तो आपको जिसके हाथ में स्टीयरिंग है उसको पता होता है कि ये गाड़ी मुझे कहाँ से तंग कर रही है, एक साइड पे खींच रही है या ये पिक सही नहीं कर रही या कुछ भी व्हाटएवर, तो वो सबसे बेहतर वो आदमी होता है जो उसको चला रहा होता है। तो उसका काम है कि वो आफ्टर द फ्लाइट, वैसे तो ये कि उसके साथ भी इंजीनियर होता है, फ्लाइट इंजीनियर बड़े जहाज़ों में, तो वो ड्यूरिंग फ्लाइट भी उसके साथ डिस्कस कर सकता है कि ये प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक। और आफ्टर द फ्लाइट, द मोमेंट यू लैंड, तो आपको वो लॉग जो है टेक लॉग वो मुकम्मल करनी होती है। ठीक है। और अकॉर्डिंगली इंजीनियर ने फिर वो टेक लॉग पढ़नी होती है और वो पढ़ के उसके बाद अकॉर्डिंगली उसने एग्जामिन करना है या उसने उसको स्नैग जो भी है उसको रेक्टिफाई करना है। तो अनलेस दैट पर्टिकुलर स्नैग इज़ रेक्टिफाइड, आई मीन यू कांट गिव सर्टिफिकेट फिट टू फ्लाई। तो वो जब आप देंगे तो ही पायलट फ्लाई करेगा। इससे पहले कई ऐसे वाक़यात हुए हैं जो हमने जब वाक़यात हो जाते हैं तो पता लगता है कि जहाज़ में कोई तकनीकी ख़राबी थी, जहाज़ प्रॉपर फिट नहीं था, रेडी टू फ्लाई नहीं था, उसके बावजूद जहाज़ को उड़ाया गया। और उसके बाद जब हादसा हो जाता तो हमने आज तक देखा कि कभी किसी शख्स की कोई निशानदेही नहीं हुई कि इसका कसूर था या कभी किसी को सज़ा नहीं हुई। आप समझते हैं कि एक ये भी वजह है कि आज भी इतने अरसे बाद हादसात होते हैं? अगर 1965 में हादसात हो रहे थे तो 2016 में भी हो रहे हैं, कभी किसी शख्स को सज़ा नहीं मिली, पता नहीं चला कि कसूर किसका था। नहीं, उसमें यह है कि किसी हद तक तो पता चल जाता है। मसलन अब जैसे ये दो जो बुक्स मैंने आपको बताई, ये अभी जो रिसेंट हादसा हुआ है इसमें वो जल के राख हो गई।
बिल्कुल सही। इसमें नहीं पता चला कि उसमें उन्होंने क्या लिखा, या उससे पहले पिछले बिफोर टेक ऑफ फ्रॉम चित्राल या बिफोर टेक ऑफ फ्रॉम रावलपिंडी क्या लिखा था उन्होंने, तो वो तो नहीं पता। अब ये कि अगर एक जहाज़ ने जर्नी कंप्लीट की है, क्योंकि रावलपिंडी से टेक ऑफ करके वो चित्राल में ठीक लैंड किया है, ठीक है, तो दैट मीन्स के इट वाज ओके। अब ये कि किसी हद तक अगर कोई प्रॉब्लम ऑब्जर्व किया है पायलट ने, तो उसने लिखा होगा। अच्छा, पायलट और इंजीनियर ने एट चित्राल डिस्कस किया होगा आपस में म्यूचुअल, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि ये उन्होंने लाजमी डिस्कस किया होगा और फिर कंप्रोमाइज़ किया होगा कि अच्छा इस हद तक प्रॉब्लम था, चले हम आ तो गए हैं, वापस भी चले जाएंगे। तो फिर चूँकि पिंडी मेजर स्टेशन है, वहाँ पे जाके वो चित्राल में तो कोई इंजीनियरिंग, कोई ऐसा कोई हैंगर, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, इसी वजह से इंजीनियर साथ ट्रैवल करता है। ठीक है। तो ऐसी सूरतों में देखें, सज़ा और जज़ा का अमल तो जो है ये खुदाई अमल है, इसको करना चाहिए, और जब तक आप सज़ा नहीं देंगे किसी को, तो बाकी आइंदा के लिए आप इस्लाह भी नहीं कर सकते। लेकिन होता क्या है कि अब जो शहीद हो गए, जो मारे गए, आई मीन उसके बाद किसको सज़ा देंगे आप? वो सज़ा तो उनको, न सिर्फ उनको मिली बल्कि उनके साथ और सैकड़ों लोगों को भी, दर्जनों लोगों को भी मिल जाती है। लेकिन फिर ये कि हमारे यहाँ एक ख़ास तौर पे पाकिस्तान में मुसलमानों में एक सब्र शुक्र का पहलू भी अभी ठीक है, अब क्या हो गया। अच्छा, तो इसमें जब ये भी हालिया वाक़या हुआ, उसके बाद जो ATR तैयारे हैं उन पर बड़ा क्रिटिसाइज़ किया गया कि शायद ये जो हैं वो महफूज नहीं है फ़िज़ाई सफ़र के लिए। क्या छोटे तैयारे महफूज नहीं हैं, बड़े तैयारों में हादसा नहीं होते हैं? आप क्या समझते हैं कि ये तैयारों का भी फ़र्क होता है, छोटे तैयारे ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं? ज़्यादातर एक्सीडेंट्स वैसे छोटे तैयारों में हुए हैं। मैं देख रहा था इसमें कोई 13-14 हादसा ऐसे हुए हैं छोटे तैयारों में, जिनमें सवाए के जो कायरो में हमारा हुआ था या खटमंडू में हुआ था या एक तो, और बाकी मोस्टली जो है ये पहले मुल्तान में हुआ या स्कर्दू में हुआ, गिलगित में हुआ, ये सारे फोकर थे। ATR से पहले फोकर चलता था। बिल्कुल। तो अब यह है कि छोटे जहाज़ों में ये क्यों होता है, एक तो ये कि ये जो रूट्स हैं ना गिलगित स्कर्दू के, चित्राल के, ये पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पे वैलीज़ हैं। बिल्कुल सही। और इधर पहाड़ है, इधर पहाड़ है वैली में आपने, और अगर फॉग है या रफ़ वेदर है और आपका जो विजिबिलिटी है वो बहुत पुअर है, तो फिर आपको बहुत जो कैपेबल कप्तान है, बहुत ट्रेंड कप्तान है, वही उसको ले जा सकता है और ला सकता है। और फिर आपको ये देखना होता है कि आपने कितनी हाइट पे उसको रखना है। बिल्कुल ठीक है। इसलिए कि जब आप वैली में हैं तो उसमें आपको या तो आप इन द वैली होंगे या आप अबव द माउंटेन होंगे, ठीक है। बिल्कुल ठीक। तो दोनों सूरतों में आप कितना उसको हाइट पे ले जा सकते हैं, या फिर ये कि वैली अगर प्रॉपरली आपको विजिबल है तो फिर आपको उसमें टेक्निकली आपने उसमें से गुजारना है, वो कैसे गुजारेंगे। तो अब यह है कि अब इसकी तहकीकात हो रही हैं कि जी वो उसका परहैप्स द लेफ्ट इंजन वाज माल फंक्शनड। अब लेकिन ये कि एक इंजन से भी उड़ सकता है जहाज़, ठीक है। लेकिन एक इंजन से क्यों नहीं उड़ा? इसका मतलब यह है कि जो एक तो माल फंक्शन था, दूसरा उसके बाद ड्यूरिंग फ्लाइट उसमें भी कोई प्रॉब्लम आ गया। बिल्कुल सही। तो द एयरक्राफ्ट जस्ट फेल डाउन लाइक नोज डाउन, तो उस तरह वो एक पत्थर की तरह वो। अच्छा, इससे पहले भी कई ऐसे वाक़यात हुए हैं जो कई रोज़ गुजर जाने के बावजूद पता नहीं चल सका कि ये हादसा आखिर हुआ क्यों था। इससे पहले हमने देखा कि बाज़ लोग ये कहते हैं कि जहाज़ में तकनीकी ख़राबी थी, बाज़ लोग कहते हैं वेदर का मसला था। ब्लैक बॉक्स नामी एक चीज़ हमें एयर ब्लू हादसे के बाद सामने आई कि वो ब्लैक बॉक्स में कोई आवाज़ें रिकॉर्ड हुई, वो भी नहीं मिल सका। इस हादसे में भी यही हुआ कि ब्लैक बॉक्स नहीं मिल सका। आखिर क्यों हम
अपनी जो कोऑर्डिनेशन है वो इतनी मजबूत नहीं बना सके कि हादसा होने के फ़ौरन बाद पता चल सके कि आखिर ये हादसा हुआ क्यों था? ये देखें, अब इस हादसे या हर हादसे में जिसमें ब्लैक बॉक्स मिल जाता है, तो ब्लैक बॉक्स में होता यह है कि आपकी जो लास्ट मिनट कन्वर्सेशन है वो रिकॉर्ड हो वो जाता सारी रिकॉर्डेड होती है। अब इसका वो फ्रांस भिजवाया गया है ब्लैक बॉक्स। अब वो आएगा तो पता चलेगा डिकोडिंग के बाद कि वो क्या कन्वर्सेशन थी या क्या प्रॉब्लम था या उन्होंने क्या डिस्कस किया या उस वक़्त कप्तान और नायब कप्तान ने आपस में क्या बात की, तो वो तो उस वक्त ही पता चलेगा। और फिर यह है कि देखें, गवर्नेंस की जो जब हम बात करते हैं ना मुल्क में या अदारों में, तो हम ये तो कहते हैं क्यों नहीं हुआ, तो उसमें यह है कि आप जब राइट मैन फॉर द राइट जॉब आप बिठाएंगे तो गवर्नेंस बेहतर होगी। अच्छा, ये खाली पाकिस्तान का मसला नहीं है, पूरी दुनिया में ये हादसात ऐसे होते हैं। इसका मतलब है कि अभी हमने देखा कि जो बड़े बड़े मुल्कों में भी ये फ़ज़ाई हादसात हो जाते हैं, तो इसका मतलब है हर जगह पर सेफ्टी कंप्रोमाइज़ की जाती है। जदीद साइंटिफिक दौर में आज भी दुनिया जो है वो फ़ज़ाई सफ़र को महफूज नहीं बना सकी। नहीं, देखें, ह्यूमन एरर जो है ना वो तो हर जगह होता है। वो तो इंसान तो सारे दुनिया में बसने वाले जो है ना वो एक जैसे ही हैं। अच्छा, जो पढ़ाया जाता है और जो ट्रेनिंग दी जाती है वो भी एक जैसी होती है। और पाकिस्तान के जो पायलट हैं, मैं आपको बताऊं कि वी आर प्राउड ऑफ देम, वो इंतहाई काबिल हैं पायलट्स। इंजीनियर जो हैं इंतहाई ज़हीन हैं और दुनिया में ये फेम रखते हैं। लेकिन अब कंप्रोमाइज़ देखें ना, जो कंप्रोमाइज़ आप कर जाते हैं, कहते हैं जी ठीक है मैं ले जाऊंगा, वो एक आपका एक अग्रेसिव एटीट्यूड हो सकता है, एक आपका इग्नोर आप कर रहे होते हैं किसी चीज़ को या कंप्रोमाइज़ कर रहे होते हैं, वो फिर आपके एटीट्यूड्स हैं। बिल्कुल सही। वो तो अच्छा बाहर के मुल्कों में इतना नहीं होता, लेकिन ठीक है ओवरऑल सारी दुनिया में होते हैं हादसात। मगर अब भी फ़िज़ाई सफ़र जो है वो रोड के ऊपर जो हादसात होते हैं उनकी निस्बत तो बहुत सेफ़ है ना। बिल्कुल सही। कोई मुकाबला ही नहीं है मतलब। लेकिन ये कि ह्यूमन एरर दैट्स ऑलवेज देयर। अब उसमें आप बड़ी बड़ी एयरलाइनें, बड़े बड़े जहाज़ वो हेड ऑन कोलिजन कर जाते हैं, ठीक है जी। आप एक समटाइम्स देखें, टावर आपको कुछ कह रहा है और आप कुछ समझ रहे हैं, समटाइम्स मिसकम्युनिकेशन भी हो जाती है कि एक आदमी, अच्छा ये भी वजह हो सकती है। हाँ, वजह ये हो सकती है क्योंकि समटाइम्स लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है, समटाइम्स एक्सेंट प्रॉब्लम होता है दुनिया में कि टावर पे जो बंदा बैठा हुआ है वो जापान का है और जापानी बंदा जो इंग्लिश बोल रहा है उसका एक्सेंट और है और जो सुनने वाला है वो कोई और है। होता नहीं है नॉर्मली, हर रोज़ उनको ऐसा वास्ता पड़ता है सबसे, मगर किसी वक्त कोई बंदा भी तो हो सकता है ना। फिर ये कि उसमें ड्रग्स का यूज़ भी जो है वो भी एक है हादसात का जो बायस बनता है। अब ड्रग के ज़ेरे असर कोई जहाज़ चला रहा है या ड्रग के ज़ेरे असर कोई ग्राउंड पे काम कर रहा है तो दैट इज़ वेरी डेंजरस। अच्छा, आपके ख्याल में कि ये इस्तेमाल हो जाती है आसानी से ड्रग्स ड्यूरिंग फ्लाइट या नीचे जो टावर पे बंदा बैठा है वो इस्तेमाल कर सकता है? नहीं करना चाहिए। इसके लिए भी तो कोई चेक एंड बैलेंस है, लेकिन वंस आई मीन देखें, अब शर्म आती है हमें कहते हुए कि PIA के भी कप्तान को वहाँ पे उतारा गया। बिल्कुल ठीक है ना, तो उतारा गया, फिर दूसरा कप्तान गया तो फिर वो, तो अब वो तो आई मीन दैट्स ऑब्वियस। लेकिन गलतियाँ करते हैं लोग, इंसान गलती का पुतला है, करता है। लेकिन इसको इस गलती लेकिन इस गलती को ये अपनी हद तक नहीं है जिसमें 400 पैसेंजर बैठे हों और 200 बैठे हों, 100 बैठा हो, सबकी जाने एट स्टेक है, तो उसमें आप कंप्रोमाइज़ आपको नहीं करना चाहिए। जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं, अच्छा सेफ्टी स्टैंडर्ड्स उनको भी चेक करने के तो होते हैं ना। बिल्कुल ठीक है। जो कप्तान जा रहा है, जो इंजीनियर है, उसकी खुद क्या हालत है, तो उस पर आप स्टैंडर्ड नहीं कंप्रोमाइज़ करते। और फिर ये कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब। आपने PIA का जो है चेयरमैन किसको बनाया है, जो MD है वो किसको बनाया है। अब देखें ना, PIA एक शानदार एयरलाइन थी,
इसमें एयर मार्शल नूर खान, एयर मार्शल असगर खान, रफ़ीक सहगल, AVM अख्तर, ऐसे लोग थे कि जिन्होंने उस अदवार में PIA को बनाया और PIA को चढ़ाया। और एक ये समझ लें कि डकोटा से लेके जंबो 747 और 777 तक का जो सफ़र है, ये एक लंबा सफ़र है। बिल्कुल सही। और वो लोग थे जो सेफ्टी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते थे। मतलब मुख्तसर बात यह है कि सेफ्टी पर जब कॉम्प्रोमाइज़ किया जाएगा तो ऐसे हादसा होंगे। एयर मार्शल नूर खान वो खुद जहाज़ के इंजन से लेके टॉयलेट तक चेक करते थे। ही वॉज चेयरमैन। लेकिन अब जो चेयरमैन है उनको तो पता नहीं है कि कौन है। अब तो आपके जो बैचमेट्स हैं, आपके पोलो मेट्स हैं, आपके कोई जेल फेलो हैं, आपके कोई वो लोग तो आ जाते हैं। अब वो लोग आके क्या करेंगे? वो तो काम नहीं करेंगे ना, बिकॉज आप या तो उस शोबे के हों, ठीक है, आप एयरफोर्स से हों, या आप PIA से अगर हैं तो इंजीनियरिंग से हैं, आप कप्तान हैं, या आप नीचे से ऊपर गए हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। नाज़रीन, ज़ाहिर है कि जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि जब सेफ्टी पर कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है तो कई हादसा हमें इससे पहले भी नज़र आए हैं। और वेदर की जहाँ तक बात की मली साहब ने, ज़रूरी है इस बात की निशानदेही भी करना कि वेदर की वजह से कई हादसा हुए हैं और कई हादसा सेफ्टी पर कॉम्प्रोमाइज़ करने की वजह से हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद आज तक किसी ऐसे शख्स को ना तो सज़ा दी गई है। अगर वो PIA की बात की जाए तो PIA में भी आज तक किसी को सज़ा नहीं दी किसी वाक़े के बाद। आखिरकार ये सज़ा और जज़ा का अमल हमारे यहाँ क्यों कमज़ोर है? फ़िज़ाई हादसात क्यों इतने ज़्यादा होते हैं? साइंटिफिक दौर के बावजूद हम फ़िज़ाई सफ़र को महफूज क्यों नहीं बना सके? सिविल एविएशन का क्या काम होता है फ़्लाइट के दौरान? देखिए, सिविल एविएशन बुनियादी तौर पे एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है। इसका जो काम है वो ये है कि पाकिस्तान की एयर स्पेस के अंदर जितनी भी सिविल फ्लाइंग हो रही है, एयरलाइन फ्लाइंग है, फ्लाइंग क्लब्स की है, बलून्स हैं, जितनी किस्म की फ्लाइंग अदर देन मिलिट्री फ्लाइंग है, उसको रेगुलेट करना। उसको रेगुलेट करना अपने कवानीन के हिसाब से, और वो कवानीन जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है उसके तहत बने हुए हैं। ठीक है। इसमें साथ अब फेडरल एविएशन जो है एजेंसी अमेरिका की, उसके कवानीन भी कुछ लागू होते हैं। कुछ EASA के यूरोपियंस के कवानीन बन गए हैं जिनके लिए फॉलो करना हमें ज़रूरी होता है, बिकॉज हमारे जहाज़ों ने यहाँ से वहाँ भी जाना, ऑपरेट करना होता है। तो बुनियादी तौर पे है रेगुलेट करना कवानीन के हिसाब से। और अगर आप किताब में जाएँ तो कवानीन बड़े सख्त हैं, बड़ी अच्छी चेकिंग है, चेक हैं, क्रॉस चेक है, एक एक चीज़ के ऊपर है। आप जहाज़ को हाथ नहीं लगा सकते जब तक आप जो उनकी रिक्वायरमेंट है सिविल एविएशन की पूरा ना कर ले। और जो हाथ लगाने वाला बंदा है उसके पास भी सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। जो कंपोनेंट आपने लगाना है उसकी भी सिविल एविएशन की सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। तो बुनियादी तौर पे जो इनका काम है रेगुलेट करना और इनको मॉनिटर करना और गाइड करना। ठीक है। लेकिन आपने जो एक्सीडेंट्स की बात की है, यस, दुनिया में जितने एविएशन एक्सीडेंट्स होते हैं 50% ह्यूमन एरर होता है। ठीक है। अच्छा, ह्यूमन एरर को भी आगे आप डिफाइन कर सकते हैं कि क्या सिर्फ पायलट एरर है? पायलट एरर की बहुत सी किस्में हो सकती हैं। सही है। फिर उसमें देखें जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बैठा हुआ है, अगर उसने गलत कोई इन्फॉर्मेशन दी है जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकता है, वो भी ह्यूमन एरर है। वेदर की रिपोर्ट ठीक नहीं हुई, आपने मौसम का भी जिक्र किया, मौसम की रिपोर्ट ठीक नहीं हुई। इंजीनियरिंग की तरफ से कोई ऐसा एरर रह गया, ह्यूमन एरर, जो कि चेक होना चाहिए था, नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें मिला के, लेकिन मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की पायलट के ऊपर आती है, क्योंकि एंड ऑफ द डे फाइनल चेक पायलट ने करा। जी, फाइनल चेक पायलट ने करा। मेरे नाज़रीन के लिए ज़रा समझने के लिए बता दीजिएगा, सिविल एविएशन कितनी जिम्मेदार होती है? अभी हाल ही में हम देखा, हमने हादसा हुआ, कहा गया कि एक इंजन जो है वो नहीं चल रहा था। सिविल एविएशन कितनी हद तक जिम्मेदार होती है ऐसे हादसात की? देखें, अब थोड़ी सी ये बात इस सिविल एविएशन से बियॉन्ड चली जाएगी, इससे बाहर निकल जाएगी। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि अगर जिसको कहते हैं कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब, पहली बात ये, आपने किसी भी एयरलाइन का कोई हेड लगाना है तो कैपेबल बंदा होना चाहिए जिसको उसका एक्सपीरियंस हो। और उसके बाद बहुत ज़रूरी है कि उसमें कोई पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस नहीं ना हो। और आप जिस शख्स को बना रहे हैं वो कैपेबल है, फिर उसको आप पावर दें कि वो रन करे। सिविल एविएशन बनाई है, इट्स ए सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान,
उस अथॉरिटी को इंडिपेंडेंटली रन करने दें। तो बुनियादी तौर पे तो जो एयरलाइन या जो क्लब अपने जहाज़ को मेंटेन कर रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, अगर सिविल एविएशन अपने कवानीन उसके ऊपर लागू कर रही है। बिल्कुल ठीक है। तो सिविल एविएशन का एक रेगुलेटरी बॉडी के तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी होती है एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए, वो है कि एक पाकिस्तान में हमें इंडिपेंडेंट, आज़ाद, खुद मुख्तार, जिसका आप नेशनल एयर ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड की ज़रूरत है। अच्छा, वो अभी तक नहीं है? वो नहीं है अभी तक। जहाँ तक मुझे कुछ खबर है कि 2014 का एक ड्राफ्ट बना हुआ है और वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो, तो सिविल एविएशन के अंडर नहीं होना चाहिए। ठीक है। अभी जो है सिस्टम, मैं समझता हूँ कि उसको कोशिश की गई है थोड़ा इंडिपेंडेंट करने की, लेकिन जब तक उस बंदे की कनेक्शन फाइनेंशियली सिविल एविएशन के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो थोड़ा सा वो इंडिपेंडेंट नहीं रहता। बिल्कुल ठीक। तो ये इदारा दुनिया भर में पार्लियामेंट इसको बनाती है, पार्लियामेंट के कानून के या ऑर्डिनेंस या किसी उसके तहत बनता है और पार्लियामेंट को ही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस इदारे का जो नेशनल एयर ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड का नाम आप उसको दे लें, इसका काम होता है कि जितने फ्लाइंग में जहाज़ों में छोटे मोटे से लेके बड़े तक जो इश्यूज आते हैं उनका सारा डाटा उसके पास आता है। बिल्कुल ठीक है। जो वो इनको मॉनिटर करता है तो वो देखता है कि यार इस एयरलाइन में कुछ ट्रेंड आ रहा है जिससे आगे जाके कोई हादसा हो सकता है। तो वो उसके ऊपर चेक रखते हैं, उनको मॉनिटर करते हैं और उनको गाइड करते हैं। साजिद साहब, आपने बात की कि आखिरी, चूंकि फाइनल चेक जो है वो पायलट ने करना है। जी। आखिरी जिम्मेदारी पायलट पे आती है। आपने ये सारे मामलात को बड़े करीब से देखा हुआ है। पायलट कैसे ये रिस्क ले सकता है कि अगर इंजीनियर्स ने प्लेन को फिट टू फ्लाई करार नहीं दिया, वो फिर भी फ्लाई कर दे? क्यों पायलट फ्लाई कर जाता? देखें, अगर कोई करता है तो इट इज़ क्रिमिनल। ये एक मुजरिमाना गफलत है जिसका नतीजा बहुत बुरा हो सकता है। लेकिन मुझे बहैसियत एक पायलट के भी, मैं खुद भी फ्लाई करता रहूं, किसी जहाज़ को एक्सेप्ट करना, जब तक उसमें जितने भी कोई एरर थे सिस्टम में, जहाज़ में, इंजन में, उनको क्वालिफाइड लोग सर्टिफाई नहीं करते, किसी पायलट को जहाज़ को एक्सेप्ट कर नहीं सकता। दैट्स व्हाट आई बिलीव। देखिए, अब मैंने देखा ये जो एक्सीडेंट हुआ है ATR का, पहले दिन से ही लोगों ने उसके ऊपर तबसरे भी करने शुरू कर दिए, टीवी वाला ने बुला भी, लोग आ भी गए। मुझे हैरानी हुई कि जब तक अभी एक इंसिडेंट हुआ है आप कैसे गेस कर सकते हैं। किसी साहब ने अपने चैनल पे कागजात लहराए, ये मैंने देखे इतने साल पहले कह दिया था। भाई देखें, जहाज़ एक मशीन है, हर मिशन के बाद उसमें 2-4 एंट्रीज बन सकती हैं, इसका फलां चीज़ ठीक नहीं थी, फलां चीज़ ठीक नहीं थी, ये रूटीन की चीज़ है। इंपॉर्टेंट ये है कि मेंटेनेंस वाले जो डिफेक्ट बताया पायलट ने आके, उसकी रीज़न को फाइंड आउट करके उसको करेक्ट करें। और पायलट का काम है अगले पायलट का, कि ज़रूरी नहीं कि वही पायलट लेके जाए, जो भी नेक्स्ट पायलट है वो पूरी जहाज़ की जो टेक्निकल मैनुअल है उसको देखता है। उसमें देखता है कि क्वालिफाइड लोगों ने तमाम रिक्वायर्ड चीज़ों के ऊपर सिग्नेचर किए हुए हैं कि ये ठीक है, ये ठीक है। जो डिफेक्ट था उसको करेक्ट किसने किया, उसका नाम लिखा जाता है, क्या फॉल्ट थी और करेक्टिव एक्शन क्या किया। ये सारी चीज़ें वो चेक करके फिर जहाज़ को लेके जाता है। साजिद साहब, जब भी कोई हादसा होता है मुल्क में बड़ा ऐसा, उसके बाद कई किस्म की बातें भी सुनने को मिलती हैं। इस दफ़ा भी जब ये ATR वाला हादसा हुआ तो कहा गया कि PIA के पास जो तैयारे हैं वो इतने पुराने हो चुके हैं कि उनमें मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा वो मांगते हैं। कि ये बात दुरुस्त है कि हमारे पास जो प्लेन्स मौजूद हैं वो मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा मांगते हैं, इतना कैपेसिटी नहीं रह सकी उस पर कि वो इतनी ज़्यादा फ्लाई कर सकें? देखिए, आप ब्रांड न्यू कार का भी अगर ऑयल टाइम पे चेंज नहीं करवाएंगे, टायर को पंक्चर नहीं लगवाएंगे तो नहीं चलेगी। जहाँ तक जहाज़ों का है, मेरे ख्याल में जितनी इनकी देखभाल होती है किसी भी इदारे में जो सेफ फ्लाइंग करना चाहता है, हर जहाज़ के हर कंपोनेंट की एक छोटे से उसके स्क्रू से लेके उसके पूरी बॉडी की एक लाइफ है। बिल्कुल सही। उस लाइफ को एक्सीड नहीं कर सकते। उसके लाइफ को एक्सीड करना सिर्फ जो मैन्युफैक्चरर है वो बहुत सारे टेस्ट के बाद ऑथराइज करता है। इसलिए आपसे पूछा ना, चूंकि आपने तो बड़ा करीब से देखा है, आपके ख्याल में कि हमारे तैयारों की लाइफ ख़त्म हो चुकी है? नहीं, आई डोंट थिंक सो। ये कोई ATR इतने पुराने तैयारे नहीं है, दुनिया में काफ़ी ममालिक इनको उड़ा रहे हैं। और इसमें जो जहाँ तक मुझे कुछ अंदाज़ा है, तकरीबन पूरे ATR जितने दुनिया भर में डिफरेंट एजेंसीज इनको उड़ा रही हैं,
टर्किश नेवी के पास है, पाकिस्तान नेवी के पास है, बिल्कुल सही, पीआईए के पास है, एक और एयरलाइन आने वाली है, आप उसमें भी ATR आएंगे, और ये बड़े सर्टिफाइड किस्म के जहाज़ होते हैं और इनकी पीरियोडिक इंस्पेक्शन होती हैं 50 घंटे के बाद, 100 के बाद, 200 के बाद, 500 के बाद, पूरे जहाज़ की होती है। तो बात यह है कि अगर हमारी मेंटेनेंस प्रैक्टिस जिसको कहते हैं, जहाज़ को टेक्निकली संभालना, वो अगर किताब के मुताबिक है तो मसला नहीं होना चाहिए। लेकिन एंड ऑफ द डे इट्स अ मशीन। इशू ये है खराबी आ सकती है कि कहीं पे भी आ सकती है। मसला ये है कि अगर एक शिप को कोई मसला होता है, उसका इंजन बंद हो जाता है, वो एंकर कर जाएगा। आपकी गाड़ी सड़क पे ख़राब हो गई, आप साइड पे रोक लेंगे, बिल्कुल सही, मिस्त्री ले आएंगे, ठीक कर लेंगे। गॉड फॉरबिड जहाज़ को कुछ होता है तो जब तक उसको कोई ऐसा इशू है जिसको आप इंजन बंद हो गया, आपने रीस्टार्ट कर लिया, कुछ और हो गया, आपने नियरेस्ट एयरफील्ड पे उतार लिया, इट्स गॉट टू कम डाउन। लेकिन शुरू में आपने एक बात की कि बड़ी ये हवाई सफ़र ख़तरनाक या जो भी है। देखिए बात यह है कि रोज़ जितने रोड एक्सीडेंट में इंसानों की जानें जाती हैं, मैं आपको एक रेशो बताऊं कि तकरीबन 98 गाड़ियां, कारों, बसों के बाद एक एक्सीडेंट का चांस है। जहाज़ बिल्कुल ऐसे ही है। 7,500 से 8,000 फ्लाइट्स के बाद एक एयर क्रैश का चांस है। तो मैं कहता हूं कि फ़ज़ाई सफ़र अभी भी महफूज तरीन सफ़र है। तो लोगों को, हमारों को चाहिए कि डराए नहीं लोगों को। जो कुछ लोग हजरात आके टीवी पे एकदम तहलका मचा देते हैं, लोगों में खौफ फैल जाता है, डर आने लगता है। एक्सीडेंट्स हैं, उनको रोकना आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, रोक सकते हैं। कितनी भी अच्छी मेडिकेशन आ जाए, इंसान की उम्र को बढ़ने से रोक नहीं सकती। और इसी तरह मशीन को आप बेहतर हालत में रख सकते हैं, आप मिनिमाइज कर सकते हैं, लेकिन कंप्लीटली एलिमिनेट करना मुश्किल है। फ़ज़ाई हादसात के बढ़ने की वजूहात क्या हैं? तो अगर आज हम इस चीज़ को देखें तो बाज़ लोगों की ये आरा है, बाज़ लोगों की ये राय है कि तकनीकी वजूहात की वजह से ज़्यादा हादसात जो हैं वो रूनुमा होते हैं। तो क्या जो इंजीनियर्स हैं या जो आखिरी मौके पर फ़्लाइट को चेक करते हैं, क्या उनकी वजह से कई लोगों की जानें जाती हैं, कई लोगों की जानें रिस्क पर होती हैं? आखिर क्या वजूहात हैं कि आज इतने अरसा गुजर जाने के बावजूद हम फ़िज़ाई सफ़र को महफूज नहीं बना सके? सलाउद्दीन साहब फ़्लाइट ऑपरेशन मैनेजर फ़्लाइट ऑपरेशन रहे हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनका नाज़रीन डायरेक्ट पायलट के साथ कोऑर्डिनेशन होती थी। ये ज़्यादा हमें बेहतर बता सकते हैं कि फ़्लाइट की तकनीकी वजूहात क्या होती हैं, उसको जाने से पहले फ़िट टू फ्लाई कैसे करार दिया जाता है। चूँकि इन्होंने पायलट के साथ कोऑर्डिनेशन करनी थी और पायलट ने आखिरी फ़्लाइट को ओके करना है, फ़िट टू फ्लाई करार देना है और उसके बाद उसने जहाज़ को उड़ाना है। उसके बावजूद अगर कहीं ह्यूमन एरर रह जाता है तो वो किसकी गलती है? सलाउद्दीन साहब से ये जानेंगे। सलाउद्दीन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये बताइएगा कि आप चूँकि फ़्लाइट ऑपरेशन में रहे हैं, आपकी डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन होती होगी पायलट के साथ, आखिर ये हादसा जो होते हैं वो किसकी गलती होती है? क्या पायलट तैयारे को सही नहीं चेक कर सकता? फ़्लाइट ऑपरेशन में कहीं कमी कोताही रह जाती है? गलती किसकी होती है? देखिए, 2-3 चीज़ें मैं आपको बड़ी जल्दी में बता देता हूँ। नंबर 1, हमारा जो PIA का ट्रेनिंग का मेयार है वो दुनिया में अब भी सबसे बेहतर है। अच्छा। हाँ जी। ये पायलट ऐसे नहीं है कि मतलब पकड़ा, भर्ती किया और उसको जहाज़ पे बैठा दिया। ये बहुत मरहलों में से गुजरते हैं। इनकी सिमुलेटर ट्रेनिंग होती है, फिर ग्राउंड ट्रेनिंग स्कूलों में ये कोर्सेज़ करते हैं। उसके बाद एज ए ट्रेनिंग पायलट इनको बिठाया जाता है तीसरी सीट पे। तो जो इनके आवर्स बढ़ते जाते हैं, फिर इनकी प्रमोशन होती रहती है। तो ये बड़े फिर इनके चेक्स होते हैं। एक पायलट होता है जिसको कहते हैं चेक पायलट, वो इनको चेक करता है बाकायदा। अच्छा। और इनको हर किस्म की एमरजेंसी, सिंगल इंजन हो या कोई भी एमरजेंसी हो, वो कवर करने के लिए इनकी बाकायदा जहाज़ के साथ इनकी ट्रेनिंग कराई जाती है। सिमुलेटर में भी ट्रेनिंग कराई जाती है इनकी। और बड़ा अच्छा, आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं हमारा जो मेयार है PIA का ट्रेनिंग का, ख़ास तौर पे पायलट की ट्रेनिंग का, कि हमने इस वक्त तक जहाँ तक मुझे याद पड़ता है 38 दुनिया की एयरलाइंस बनाई हैं। बिल्कुल सही।
उसमें जो लेटेस्ट है उसमें आप देख लें एमिरेट्स है, वो आज देखें वो जितनी जो कुछ एमिरेट्स आज है बिल्कुल ऐसा ही है। वो PIA की वजह से है। सो मच हो कि एक वक्त था कि पैन एम के जो पायलट होते थे वो कराची में आके हमारे ग्राउंड ट्रेनिंग स्कूल में ट्रेनिंग करते थे। ये सिंगापुर एयरलाइन, मलेशियन एयरलाइन, एयर माल्टा, एयर सोमालिया और पता नहीं बेशुमार, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है कुछ 38 ऐसी फ़्लाइट्स हैं जिनको हमने उड़ना सिखाया। और हमारा इंजीनियरिंग का जो मेयार है वो भी बड़ा ज़बरदस्त है। ये नहीं है कि मतलब आप यूनिवर्सिटी से एक इंजीनियर पकड़ा, उसको थोड़ी सी नौ बताई जहाज़ के बारे में और उसको लाइसेंस दे दिया। उसकी बाकायदा बड़ी ट्रेनिंग होती, बड़ी सख्त ट्रेनिंग है। इंजीनियर एक किस्म के नहीं होते, इंजन के अलग से इंजीनियर हैं, फ्यूजलाज के बॉडी के अलग से हैं, बिल्कुल ठीक है, और एवियोनिक्स जो उसमें लगा हुआ है उसके अलग से इंजीनियर होते हैं। इनकी बाकायदा बड़ी सख्त ट्रेनिंग होती है। अच्छा, अब हादसे जो होते हैं ना ये एयरलाइंस के, ये बेसिकली इसमें दो वजूहात तो बड़ी कॉमन है। एक जो है टेक्निकी जो आप कहते हैं ना ख़राबी है, टेक्निकल कोई वजह हो जाती है, वो तो अपनी जगह है, बिल्कुल ठीक है। दूसरी जो दो वजूहात हैं वो एक ह्यूमन एरर है और एक वेदर है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वेदर के साथ आप लड़ नहीं सकते। तो अगर ख़राब वेदर है तो उसको अवॉइड करना चाहिए, डिले करनी चाहिए फ़्लाइट। उसको जब क्लियर होता है फिर उसके बाद उसको इजाज़त देते हैं। तो अब ये है कि फ़र्ज़ किया एक फ़्लाइट है, उसने जाना है A से B। बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, उसके ऊपर ये नहीं है कि जहाज़ खड़े हैं मैदान में 10-12 तो कोई सा चूज़ किया उसको लगा दिया, नहीं। ये 1 महीने का PIA के अंदर अभी भी है, 1 महीने का पूरा प्लान बनता है। जहाज़ों का टेल नंबर जो होते हैं ना, जैसे ये था BHO, जी, इसी तरह 777 की भी टेल नंबर्स हैं, A310 के भी हैं, उसके बाद बोइंग 737 के भी टेल नंबर हैं। टेल नंबर वाइज कीपिंग इन व्यू कि उनका कौन सा चेक जो है वो चेक A या B या C या D ड्यू है, जितने भी उसके आवर्स रिमेनिंग है उसके विदिन रह के 1 महीने का या 15 दिन का एक प्लान बनता है। वो टेल के हिसाब से, मिसाल के तौर पे यही BHO जो अभी डिस्ट्रॉय हुआ है, जो गिरा है, ये यूं ही नहीं ऐसे लग गया कि जी ये जहाज़ खड़ा है जी इसको आप चित्राल ले जाएं। ये बाकायदा इसकी 15 दिन पहले प्लानिंग हुई है कि इसने फ़लाँ डेट को ये चित्राल जाना है, बिल्कुल सही, फ़लाँ तारीख को इसने ये करनी है, उस तारीख को ये था कि इसने पेशावर से चित्राल जाना है, चित्राल से वापस इस्लामाबाद आना है। ठीक है जी। अच्छा, एक तो इनके बड़े चेक्स होते हैं, इसके अलावा इसकी हर जहाज़ की एक डेली इंस्पेक्शन होती है जो 24 घंटे बाद होती है। अच्छा, वो अगर तो वो बेस पे वापस आ गया, जैसे कराची, इस्लामाबाद, लाहौर तो बेस नहीं है, अगर फंस गया एक जहाज़ ने लाहौर में आके रुकना है रात को, तो उसकी DI जो है डेली इंस्पेक्शन वो लाहौर में होगी। ठीक है, उसके लिए क्वालिफाइड इंजीनियर जो हैं वो लाहौर में अवेलेबल होते हैं। फर्ज किया एक जहाज़ है, किसी वजह से उसको रात को बहावलपुर में रुकना पड़ गया, प्लान हो गया कि इसमें कोई VVIP जा रहा है, इसने रात को आना है, उसके साथ ग्राउंड इंजीनियर जाते हैं, वो वहाँ पे 24 घंटे वाली इंस्पेक्शन उसकी करते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर वो ड्यूरिंग इंस्पेक्शन अगर कोई चीज़ ऑब्ज़र्व करते हैं तो वो उसमें मेंशन करते हैं उसकी टेक्निकल लॉग में। अच्छा, अब ये जो पर्टिकुलर फ़्लाइट जैसे मैंने बताया कि A से B जानी है, जब A से B जानी है तो सबसे पहले कप्तान जब आता है फ़्लाइट ऑपरेशन के अंदर तो उसे बताया जाता है कि जी आपका जहाज़ APBHO है। ठीक है, इसके ऊपर हमने इतना फ्यूल दिया है और ये वेदर है और ये फ़्लाइट प्लान है और आपने जाना है पेशावर से चित्राल और चित्राल से आपने इस्लामाबाद। अच्छा, ये फ़्लाइट ऑपरेशन जो डील कर रहा था वो पायलट को ये करता है? वहाँ पे 2-3 महकमे हैं, एयरक्राफ्ट प्लानिंग और कॉकपिट क्रू शेड्यूलिंग, बिल्कुल ठीक है, और केबिन क्रू शेड्यूलिंग। ठीक है, ये सारे मिल के एक फ़्लाइट के ऊपर इंजीनियरिंग जो है वो जहाज़ लगाती है
कि इस पर्टिकुलर फ्लाइट के ऊपर ये जहाज़ जाएगा। सही। और जो कॉकपिट क्रू वाले हैं वो क्रू उसके ऊपर लगाते हैं, पायलट ये होगा, को पायलट ये होगा, वो ट्रेनिंग पायलट ये होगा, केबिन क्रू ये होगा। तो वो सारे पिकअप हो के सारे एयरपोर्ट आ जाते हैं, ठीक है जी, वो जहाज़ के ऊपर जाते हैं। अच्छा, सबसे पहला जो काम करता है पायलट, वो ये करता है, अब पायलट तो घर से आ रहा है, अब उसको जहाज़ के स्टेटस का कहाँ से पता चलेगा? वो उसकी जो टेक्निकल लॉग है उसको देखता है कि कितना फिट है, क्या है। नहीं, वो उसकी टेक्निकल लॉग में जो वो जहाज़ ने वो पिछली फ्लाइटों के लिए जो टेक लॉग है वो भी देखता है, पिछले कहाँ कहाँ ये गया है, किधर किधर गया है। अगर उसके ऊपर किसी पायलट ने कोई एतराज़ लिखा है, कोई रिपोर्ट की है, ठीक है, तो उसका काम उसने अगर रेक्टिफाई किया है तो वो वहाँ पे इंजीनियरिंग का उसके ऊपर लिखा होगा। अच्छा, बात का नुक्स ऐसा होता है कि कई नुक्स ऐसे हैं जिसके साथ, छोटे मोटे नुक्स के साथ जहाज़ जा सकता है। अच्छा, वो कैसे डिटर्मिन होता है कि जी ये जहाज़ है, इसमें तो ये नुक्स है छोटा मोटा, तो इसको भेजना चाहिए या नहीं चाहिए? तो उसके लिए एक हर जहाज़ की, हर कंपनी का, जैसे मिसाल के तौर पे ATR को ले लें। ATR की एक बुक होती है, उसका नाम है MEL। बिल्कुल ठीक है। MEL का मतलब ये है मिनिमम इक्विपमेंट लिस्ट। अब वो अगर फ़र्ज़ किया उस जहाज़ में वो जो उसने टेक लॉग देखी, उसने देखा कि इसमें कोई प्रोपेलर का कोई मसला है या कोई थोड़ा बहुत कोई इंडिकेशन आती है, फॉल्स इंडिकेशन होती है, लेकिन फ़िज़िकल चेक पे वो सही है, तो वो देखते हैं फिर मिनिमम इक्विपमेंट लिस्ट में कि आया कि इस नुक्स के साथ जहाज़ जा सकता है कि या नहीं। बिल्कुल ठीक है, वो MEL बताएगी। ठीक है। अगर MEL में दो चीज़ें होती हैं, यू कैन गो और यू कैन नॉट गो। ठीक है। इफ़ MEL डजंट परमिट यू टू गो, यू विल नेवर गो। ठीक है। अनलेस, अच्छा, ये पायलट ने चेक करना होता है, ये सारा पायलट ने चेक करना है। और इंजीनियर ने, अभी उसकी मर्जी है कि वो फ्लाई करे या ना करे। नो, मर्जी नहीं, मर्जी की चक्कर नहीं है इसमें। नहीं, मतलब अगर वो फिट नहीं है, जहाज फिट नहीं है, अगर जहाज फिट नहीं है तो उसको लेगा ही नहीं। बिल्कुल ठीक है। वो अगर इंजीनियर आएगा तो वो उससे पूछेगा कि जी आप जा नहीं रहे, आप जाना है आपने, वो कहेगा जी इसमें तो ये मुझे मसला नज़र आ रहा है, इसको क्लियर करें आप। बिल्कुल ठीक है। अब मुझे यहाँ पर एक ऐड कर लें, और जब हादसात होते हैं, जैसे आपने स्टार्ट में बात की कि ह्यूमन एरर जो है उसकी वजह से हादसात होते हैं, तो वो पायलट उसका ज़िम्मेदार आप समझते हैं, या जो वो इंजीनियर है जिसने उस प्लेन को रेडी टू फ्लाई करार दिया वो ज़िम्मेदार होता है? देखें, कोई एविएशन में कोई बंदा जो है गैर जिम्मेदारी नहीं बरतता, ठीक है। ये मतलब ये 100% है, आप टेक इट फॉर ग्रांटेड। ना इंजीनियर उसमें करता है कोई गलत काम, ना पायलट करता है। बिल्कुल सही है। अगर इंजीनियर करता है वो मरता है, अगर पायलट करता है तो वो जुल्म करता है। ठीक है, ठीक है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ होता ही नहीं है जहाज़ की टेक्निकल एस्पेक्ट के ऊपर। अब देखें, ये जो जहाज़ है जो जिसका क्रैश हुआ है, ये पेशावर से तो चला है ना? जी जी, सही था तो चला है ना? बिल्कुल सही। कैप्टन भी सेटिस्फाइड था, इंजीनियर भी सेटिस्फाइड था, एक इंजीनियर साथ गया। बिल्कुल सही। इसलिए कि ये जो छोटे स्टेशन होते हैं मिसाल के तौर पे, वहाँ पर बिल्कुल ठीक है, इसमें फुल कवरेज नहीं होती। बिल्कुल सही है। बाद का एवियोनिक्स का इंजीनियर उधर होता है तो एयर फ्रेम का या इंजन का नहीं होता, तो जो कमी होती है वो इस्लामाबाद से, पेशावर से इंजीनियर साथ चला जाता है। अच्छा, अब वो जाहिर है इंजीनियर ने जब वो फ्लाइट चलने से पहले उसको लिखा है कि दिस एयरक्राफ्ट इज़ फिट टू फ्लाई। अच्छा, पायलट ने सेटिस्फाई हो के, बिल्कुल ठीक है, वो टेक ऑफ जी ये जिम्मेदारी इसने ली है सारी। अच्छा, उसके बाद वो पैसेंजर बिठा के वो रनवे पे गया। रनवे पे जाके उसने पूरी थ्रोटल खोली है, थ्रोटल खोल के तो उसने टेक ऑफ किया। बिल्कुल सही। वो जहाज जो है चित्राल में तो लैंड किया है ना? जी जी, अब मेरी बात समझ रहे हैं? जी जी। अब चित्राल में लैंड किया है,
फिर चित्राल से फ्लाई किया उसने। अच्छा, उसके बाद अगर चित्राल जाते हुए कोई एबनॉर्मलिटी हुई है, अगर जहाज़ ने कोई मिसबिहेव किया है, तो पायलट की पहली ड्यूटी है कि वो जो मिसबिहेव उसने किया है, जहाँ से भी हुआ है, इंजन में से कोई उसने गलती, कोई गलत काम जहाज़ ने किया है, या कोई इसमें अबनॉर्मल साउंड आई है बॉडी की, या कोई भी किसी किस्म का भी कोई नुक्स उसमें उसने देखा, कोई इंडिकेशन प्रॉब्लम आई है, मिसाल के तौर पे वो उसमें जो अल्टीमीटर लगे हुए हैं जो हाइट बताते हैं, पायलट ने इंजीनियर को बताना होगा फिर। अच्छा, वो फिर जब ग्राउंड पे फिर वो क्योंकि वो पायलट जो है वो तो पीछे सीट पे बैठा हुआ है, ग्राउंड इंजीनियर, फिर वहाँ ग्राउंड के ऊपर उनकी आपस में मीटिंग होती है। ठीक है भाई, हमने आते हुए ये चीज़ें ऑब्जर्व की हैं, तो इसको क्लियर करो। ठीक है। अच्छा, अब इस पर्टिकुलर केस में वहाँ पिशावर ऑन चित्राल ऑन ग्राउंड क्या हुआ है ये किसी को नहीं पता, क्योंकि जब जहाज चल रहा है, उड़ रहा है, उस वक्त तो उसका वॉइस रिकॉर्डर काम कर रहा है, कॉकपिट की सारी बातें उसमें रिकॉर्ड हो रही हैं। ये जो ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई है ग्राउंड के ऊपर, ग्राउंड इंजीनियर की, पायलट की, ये किसी को नहीं पता। अच्छा सलाउद्दीन साहब, मेरे प्रोग्राम का चूँकि वक्त ख़त्म हो रहा है, मुख्तसर बता दें, हम आपने सारा समझा दिया, बड़ा खूबसूरत, हम इसको महफूज कैसे बना सकते हैं? इतना अरसा गुजरने के बावजूद फ़िज़ाई सफ़र आज भी ख़तरनाक है, लोग डरते हैं, क्यों? हम इसको महफूज कैसे बना सकते हैं? मेरी आपसे ये गुजारिश है, दुनिया को ये बताएं, दुनिया को एविएशन के बारे में इल्म नहीं है, लोगों को सड़क के ऊपर गाड़ी चलानी नहीं आती, पैदल क्रॉस करना नहीं आता, एविएशन को क्या समझेंगे? जितना महफूज हवाई सफ़र है, इससे महफूज दुनिया में कोई सफ़र है ही नहीं। बिल्कुल ठीक है। रोज़ के कारों के 1000 एक्सीडेंट होते हैं, ये जहाज़ तो कभी साल में एक आध दफ़ा कोई आप सुनते हैं, लेकिन फिर भी इसको महफूज बनाना चाहिए। कई सैकड़ों जानें चली जाती हैं इसमें। नहीं, उसमें ये है कि जो दो चीज़ें हैं इसमें आती हैं, फ्लाइट सेफ्टी जो है, जो स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है कंपनी ने, उसको वायलेट नहीं करना चाहिए, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर जहाज़ कप्तान ने फील किया था चित्राल में कि जी ये जहाज़ जो है ये प्रॉब्लम दिया है इसने, तो वापसी पे बिना दे उसको वो जहाज़ लेके नहीं आना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। उसके इस स्टैंड से कई जानें बच सकती हैं, कई जानें बच सकती थी। और मैं फिर ये एम्फसाइज करूँगा कि दुनिया में देखें, PIA के लिए ये लाइन नहीं है, हज़ारों ही लाइनें हैं, लोग सफ़र कर, ये सबसे महफूज जहाज़ है। ख़ास तौर पे वो जहाज़ जिनके 2 इंजन हैं, उनकी सिंगल इंजन परफॉर्मेंस जो है वो इतनी अच्छी है। अब जैसे ये जहाज़ एक इंजन इसका जब बंद हुआ है तो 22,000 पे था। बिल्कुल सही है। इसको एक दूसरा इंजन ला रहा था, इंजन में भी चल सकता था। बिल्कुल ठीक है, ला रहा था उसको ऑलरेडी। अच्छा, फिर ऑल ऑफ ए सडन क्या हुआ? ऑल ऑफ ए सडन कुछ हुआ है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, वो किसको पता है? वो पायलटों को पता है जो उड़ा रहे हैं, जो वहाँ पर। ठीक है। अच्छा, जो लॉग बुक्स हैं जिसमें अगर वो रिकॉर्ड किया गया है, लॉग बुक भी जल गई, पायलट भी बेचारे अल्लाह को प्यारे हो गए, ग्राउंड इंजीनियर भी अल्लाह को प्यारा हो गया, कोई सामने फैक्ट्स एंड फिगर्स आ नहीं सके। इसलिए ये कहना कि जी ये इंजन की मैं तकनीकी ख़राबी जो है ना, देखिए जो कंपनी इंजन बनाती, जो जहाज़ बनाती है ना, अब इस जहाज़ में कैनेडियन इंजन है, कनाडा का। इससे पहले भी हम ये बात कर चुके हैं कि पूरी दुनिया में हादसात होते हैं। अगर किसी ने US मिलिट्री के हेलीकॉप्टर्स हैं वो भी पाकिस्तान में गिरे हैं, तो हादसा तो पूरी दुनिया में होते हैं। लेकिन ये जो छोटी सी चीज़ें हैं कि हमें इन्वेस्टिगेशन हमारे सामने नहीं आ सकी कि आखिरकार हुआ क्या। आपने कहा कि पायलट के दरमियान की बात ही, क्या ऐसा कोई सिस्टम नहीं बनाना चाहिए? मुख्तसर बताइएगा कि अंदर जो बात हो रही है वो यहाँ पर टावर में रिकॉर्ड हो रही हो, ताकि यहाँ पर इंजीनियर स्टाफ को मालूम हो सके कि आखिर पायलट्स के दरमियान बातचीत हुई क्या। देखें, मेरी बात सुने, मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जितने भी हादसात होते हैं उनकी बाद में जो इन्वेस्टिगेशन होती है, अब उसमें कई पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं, कई स्टेक होल्डर होते हैं। बिल्कुल सही। उसमें एक तो वो कंपनी होती है जिसका जहाज़ होता है, उसके पायलट होते हैं, ठीक है जी। उसके अलावा जो सिविल एविएशन है, जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जो जहाज़ को एयरवर्दीनेस देती है, सारा कुछ उसका चेक वैक उसको देती है, मतलब सर्टिफाई करती है एयरवर्दीनेस, वो इन्वॉल्व होती है। उसके बाद जिस कंपनी ने जहाज़ बनाया वो इन्वॉल्व है,
उसके बाद जिस कंपनी के इंजन उसमें लगे हुए हैं वो भी बीच में इन्वॉल्व हैं। अब ये चारों कोशिश ये करते हैं उस इन्वेस्टिगेशन में, ये मतलब आप कह लें कि बैड लक है कि आज तक कभी किसी जहाज़ के क्रैश की सही जो रिपोर्ट है कभी वो किसी सामने को नहीं आ आती सकी। सलाउद्दीन साहब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, ये प्रोग्राम का आगाज़ भी हमने इसी नोट पे किया था कि आज तक जब भी ऐसे बड़े हादसा हुए हैं जिनमें सैकड़ों जानें चली गई हैं, आज तक कोई किसी शख्स को ना तो सज़ा दी गई है, ना मुजरिम ठहराया गया है कि किसकी आखिर ह्यूमन एरर की वजह से, कोताही की वजह से सैकड़ों जानें चली गई हैं। जब हमारे यहाँ सज़ा और जज़ा का अमल शुरू होगा, जब हम लोगों की निशानदेही कर सकेंगे कि इस शख्स की गलती की वजह से ये हादसा हुआ है, तो ये हादसा भी रुक सकते हैं और फ़िज़ाई सफ़र अल्लाह करे कि हम सब के लिए महफूज हो। पूरी दुनिया में ये हादसा होते हैं और ऐसा इस दौर में, साइंटिफिक दौर में, अगर हम फ़िज़ाई सफ़र को महफूज नहीं बना सकेंगे तो फिर कई सवालात हमारे पे उठेंगे। ज़ाहिर है कि कई लोग, हज़ारों लोग रोज़ाना की बुनियाद पर इस पर सफ़र करते हैं और हुकूमत की, इदारों की ये ज़िम्मेदारी है कि ये सफ़र को महफूज बनाएं। फ़िलहाल के लिए इतना ही। ज़ैन अली को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।